MPADPO है। आज आपका पहला लेक्चर भेजा जाएगा जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ाया जाएगा। देखिए MPADPO में टोटल 29 एक्ट हैं, यानी कि टोटल 29 आपका एक्ट पढ़ने हैं। वैकेंसी आने के बाद यदि अधिनियमों को पढ़ा जाए तो ऐसी दशा में काफ़ी समय लगेगा। अतः इसी कारण से वैकेंसी आने से पहले ही ये आपका इसके लिए जो कोर्स हैं शुरू किया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी कि जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कानून को, वह कानून होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसको हमें पढ़ना है। देखिए जहाँ तक दहेज की बात है, आपका डावरी की बात है, दहेज के लिए जो प्रावधान कानूनी हैं उसको तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ सामान्य बातें देखी जाती हैं और सामान्य बातें कंसेप्ट बनाने के लिए आपको माने कह सकते हैं कि पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपका कानून का कंसेप्ट या संकल्पना आपके दिमाग में बैठ जाए। जहाँ तक दहेज की बात है, आइए सबसे पहले हम प्राचीन काल से उठाते हैं। जहाँ तक प्राचीन या एंशिएंट काल की बात है, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में नियम क्या था? वधू का पिता सुयोग्य वर को बुलाता था और अपनी कन्या को दान देता था, और जो उसे स्वेच्छा वॉलेंटली या स्वेच्छा से बन पड़ता था, वह वर को कह सकते हैं कि गिफ्ट या उपहार देता था। यानी कि प्राचीन काल में जो दहेज दिया जाता था वह स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन समय ने करवट ली, अर्थात समय में परिवर्तन होने के साथ साथ समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ, और अब जो दहेज लिया या दिया जाता है अब वो स्वैच्छिक न रह गया है, यानी कि अब स्वेच्छा से दहेज लिया और दिया नहीं जाता। समस्या दहेज एक सामाजिक बुराई है, यानी कि सामाजिक बुराई है, फिर भी वर्तमान समय में कह सकते हैं कि ये बुराई लागू भी हैं और ये काम भी कर रही हैं। यानी कि दहेज एक सामाजिक बुराई होने के बावजूद भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आपका यदि कोई पुरुष या वर दहेज न ले और न लेकर कह सकते हैं कि मैरिज करे, और यदि कोई वर दहेज ले और तब मैरिज करे तो समाज कह सकते हैं कि क्या क्या आपत्तियां करता है। यदि कोई व्यक्ति दहेज न लेने का प्रण करता है और ये कहता है कि हम बिना डावरी के
मैरिज करेंगे तो समाज का मुख देखिए, समाज सुरसा जैसा मुख बाए रहता है, मुख खोले रहता है, और समाज क्या क्या ताने देता है इसको देखा जाए। समाज ये कहता है ज़्यादातर मामलों में कि वर में कोई न कोई खोट था। खोट का मतलब ये हुआ कि वर में कोई न कोई दोष था, यानी कि कोई न कोई फॉल्ट या कमी ज़रूर है, तभी तो ये बिना दहेज लिए हुए मैरिज कर रहा है। और यदि दहेज लेकर मैरिज कर रहा है तो समाज उसकी भी बुराई करता है कि देखो ये व्यक्ति इतना डावरी लेकर और मैरिज कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दहेज दोधारी तलवार हो गई, लीजिए तब भी बुराई और न लीजिए तब भी समाज आपका कमेंट करना शुरू करता है। आइए देखा जाए, आपका तमाम मंचों पर, तमाम सम्मेलनों में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। दहेज को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और तमाम मंचों पर ये बातें की जाती हैं कि समाज को दहेज मुक्त करना है, लेकिन अगर उसे धरातल पर लागू करना हुआ, यानी कि जब भाषण देने के बाद वास्तविकता में बातें आती हैं तो वास्तविकता में उस बड़ी बड़ी बातों को जल्दी कोई फॉलो नहीं करता। इसी के साथ आपका अब हमें ये देखना है कि समाज में ये भी कहा जाता है कि दुल्हन ही दहेज है, अर्थात दहेज न लिया जाए बल्कि दुल्हन को ही डावरी या दहेज माना जाए और अलग से दहेज न लिया जाए। जहाँ तक कानून की बात है, सबसे पहले हम संविधान देखेंगे, फिर आईपीसी देखेंगे, फिर एविडेंस देखेंगे और तब अंत में डावरी प्रोविज़न एक्ट को पढ़ाएंगे। देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, अगर हम संविधान में देखें तो अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 14 देखिए, संविधान का अनुच्छेद कह सकते हैं 14, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14 देखना है। संविधान का अनुच्छेद 14 समता की बात करता है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों समान माने गए हैं। फिर आपका अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद को रोकता है कि लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात आपका ये हमारा संविधान बताता है। इसके बाद आपका यानी कि स्त्री और पुरुष में लिंग के आधार पर विभेद को हमारा संविधान भी वर्जित करता है, लेकिन आज भी स्त्री और पुरुष के नाम पर लिंग के आधार पर विभेद जारी हैं। अगला देखा जाए, जब आप डावरी एक्ट पढ़िए तो जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़िएगा। जूरिस्प्रूडेंस में समाज शास्त्रीय विचारधारा, समाज शास्त्रीय विचारधारा, देखिए समाज शास्त्रीय विचारधारा समाज शास्त्रीय विचारधारा क्या कहती हैं, इसको हमें जानना है। समाज शास्त्रीय विचारधारा ये बताती हैं कि जो बातें विधि की पुस्तकों में लिखी गई हैं
यानी कि जो बातें विधि में लिखी गई हैं या जो बातें कानून में लिखी गई हैं वे बातें समाज में भी लागू होनी चाहिए। यानी कि वे बातें समाज में भी लागू होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तकीय बातों को सोसाइटी में अप्लाई होना चाहिए। समाजशास्त्री विचारधारा ये कहती हैं कि अगर पुस्तकीय बातें समाज में अप्लाई नहीं होती तो ऐसी दशा में कानून में क्या खोट है, क्या गैप है, क्या कमी है, उसको खोजा जाना चाहिए और उस कमी को खोजकर कानून में ऐसा बदलाव लाना चाहिए जिससे कि कानून समाज में लागू हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल हैं उसे कंडक्ट में भी अप्लाई होना चाहिए। यानी कि जो बातें किताबों में लिखी गई हैं वे बातें समाज में भी लागू होनी चाहिए। अब वे बातें समाज में क्यों नहीं लागू हो रही हैं उसका कारण खोजा जाए, कारणों को खोजने के बाद उसका निवारण किया जाए और समाज में उन बातों को लागू किया जाए। जहाँ तक द डावरी प्रोविज़न एक्ट 1961 की बात है, ये बिल्कुल सही हैं कि किताबों में पढ़ने में हमें अच्छी अच्छी बातें मालूम चलती हैं, लेकिन ये बातें जब समाज में लागू करने की बात आती हैं तो समाज में ये बातें लागू नहीं की जाती। भले ही किसी भी कह सकते हैं क्षेत्र के लोग हों, यानी कि कुल मिलाकर यह एक ऐसा कानून हम बताने जा रहे हैं जो किताबों में तो बड़ी सुंदर अक्षरों में मिलेगा, प्रिंसिपल बहुत कह सकते हैं कि हाई लेवल के हैं, लेकिन कह सकते हैं कि समाज में जहाँ तक अप्लाई होने की बात है समाज में ये एप्लीकेशन इसका कम ही दिखाई देता है। देखिए, जब भी ये कानून पढ़िए, आपका मैं बता दूं, एक आईपीसी से कोरिलेट करके पढ़िएगा, आईपीसी, और फिर आईपीसी से और फिर साक्ष्य अधिनियम से, दो जगह से ज़रूर एक साक्ष्य अधिनियम, यानी कि आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम। आईपीसी की धारा आपका 304 बी पढ़ना है और आईपीसी की धारा 498 ए पढ़ना है। इसी के साथ 304 बी के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी पढ़ना है और 498 ए के साथ कह सकते हैं कि एविडेंस की धारा 113 ए पढ़ना है। इसी के साथ दहेज अधिनियम की धारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 भी पढ़ना है, जिसमें डावरी या दहेज को परिभाषित किया गया है, जिसे आगे हम बताएंगे, जिसमें दहेज को परिभाषित किया गया है। देखिए, आईपीसी की धारा 304 में आपका डावरी डेथ यानी कि दहेज हत्या को दंडनीय बनाया गया है। दहेज हत्या के बारे में जो प्रियम्पशन है, उपधारणा है, वह 113 बी एविडेंस में है। क्रूएल्टी या क्रूरता के बारे में प्रावधान 498 ए आईपीसी हैं और किसी विवाहिता स्त्री द्वारा अपने विवाह के 7 वर्ष के अंदर सुसाइड कर लेने पर आत्महत्या कर लेने के बारे में उपधारणा का प्रावधान 113 ए में किया गया है। आपका 304 बी
और 113A, ये दोनों धाराएं आपका 1986 में जोड़ी गई। और ये जो दोनों धाराएं हैं आपका 1983 में जोड़ी गई। कभी काल इस पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि डावरी डेथ या दहेज हत्या। फिर एक बार इसको देखिए, यदि किसी डावरी डेथ को समझिए, यदि किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु अप्राकृतिक है, अननेचुरल हैं या जलकर हुई है, और ऐसी मृत्यु उसके मैरिज के विवाह के 7 वर्षों के अंदर हुई हो, और ये दिखाया जाए कि मृत्यु से पहले दहेज की मांग की गई या दहेज के लिए तंग किया गया, दहेज की मांग की गई, यानी कि दहेज न देने के कारण ही इस स्त्री को मारा गया है, तो एविडेंस की धारा 113B ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि पति या पति के नातेदारों ने ही इस महिला को दहेज के लिए मारा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी तो मर्डर हैं, ये भी हत्या हैं, तो ऐसे दहेज लोभियों पर केवल 304B ही क्यों लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मर्डर हैं और इनके साथ आप 302 भी लगाइए, यानी कि आईपीसी की धारा 304 और हत्या की धारा, मर्डर की धारा 302। यानी कि जब भी कानून आप पढ़िए, कम से कम आईपीसी को और एविडेंस को ज़रूर कोरिलेट करके पढ़िए। देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, चूँकि आपका कह सकते हैं कि 1961 में बना है कानून, तो इस कानून के बारे में, निर्माण के बारे में, आपका कैसे निर्माण हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसका इतिहास बताना है। चूँकि द डावरी प्रोविज़न एक्ट 1900 जो 61 है, वह आपका जब बना था 1961 में, तो इसका इतिहास देखिए। आपका कैसे कानून बनता है, ये पहले हम संवैधानिक प्रावधान देखिए। अनुच्छेद 107 के तहत कानून बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। तो मान लीजिए सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया, यानी कि लोकसभा में विधेयक पेश कर दिया गया, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर इसको भेजा जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने भी विधेयक पास कर दिया। जब राज्यसभा ने पास कर दिया तो अब भेजा जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, और राष्ट्रपति जब तक कि अनुच्छेद 111 के तहत अपनी अनुमति प्रदान नहीं कर देता, तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। यानी कि इसी के साथ अनुच्छेद आपका 108 भी पढ़ना है। 108 ये बताता अनुच्छेद कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतांतर हैं, मतभेद हैं, तब क्या होगा। तो अनुच्छेद 108 आपका ज्वाइंट सीटिंग, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ज्वाइंट सीटिंग अर्थात संयुक्त बैठक। अब आइए दहेज, अब यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। डावरी एक्ट को लोकसभा ने पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने
इनकार कर दिया पास करने से। तो जब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा असहमत थी, तो अनुच्छेद 108 के तहत भारत के इतिहास में सर्वप्रथम ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुलाई गई। डेट याद रखिएगा, आपका डेट पूछा जाता है कि जो संयुक्त बैठक हुई थी वह कह सकते हैं कि किस तारीख को हुई थी। वह तारीख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो संयुक्त बैठक हुई थी वह 6 मई आपका 1961 को हुई थी। यानी कि 6 मई 1961 को लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग हुई और उसमें प्रस्ताव पास की, उसमें विधेयक पास कर दिया गया। यहाँ आपको थोड़ा जीएस के लिए भी जानना है कि जो संयुक्त बैठक होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष न रहे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है अध्यक्षता, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी न रहे तो यही गलत होता है लोगों का क्वेश्चन। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति करता है, सभापति, राज्यसभा का उपसभापति। आइए देखा जाए अब आपका, यानी कि 6 मई 1961 ईस्वी को यह विधेयक संसद द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाकर पास कर दिया गया। अब ये पूछा जाता है कि भारत में संयुक्त बैठक सबसे पहले किस कानून को पास करने के लिए हुई। तो आपका जवाब रहेगा डावरी एक्ट को। डेट भी पूछा गया है 6 मई, आपका याद रखिए, कह सकते हैं कि 6 मई 1961। अब कुछ सामान्य बातें दहेज अधिनियम की बता दिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति की तारीख, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने किस तारीख को इस विधेयक पर अपनी एसेंट या अनुमति प्रदान कर दी, ये भी डेट पूछी जा सकती हैं। 20 मई 1961 को, 20 मई 1961 इसी डेट को निर्माण की तिथि कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि डावरी एक्ट का निर्माण किस तारीख को किया गया। तो आपका जवाब रहेगा 20 मई 1961 को। फिर आपका पूछ सकता है, जो आ सकता है, पूरा चांस रहता है, प्रवर्तन तिथि, यानी कि प्रवर्तन तिथि या प्रारंभ की तिथि या लागू होने की तिथि, यानी कि द डावरी प्रोविज़न एक्ट 1961 कब लागू हुआ, ये भी पूछ सकता है। तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ, ये ज़रूर याद रखिए, 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। फिर अधिनियम संख्या अर्थात एक्ट नंबर क्या है। तो अगर एक्ट नंबर पूछे तो एक्ट नंबर 28 हैं, अधिनियम संख्या 28 हैं। कुल धाराएं पूछे, इस कानून में कुल सेक्शन यानी कि कुल धाराएं, ये भी पूछ सकता है, 10 हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं पढ़ना है। कुल धाराएं आपका 10 ही धारा दी गई हैं और 10 धाराओं को आपको पढ़ना है। देखिए आपका इसके बाद जो क्वेश्चन बना है कि दहेज अधिनियम के तहत
दहेज लेना दंडनीय है, फिर दे दिया दहेज देना दंडनीय है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसको अच्छे से याद रखिए, दहेज लेना और दहेज देना दोनों को दंडनीय आपका इस कानून द्वारा बनाया गया है। दोनों के लिए पनिशमेंट का प्रावधान यह कानून करता है। तो ये आपका सामान्य बातें रही। धन्यवाद।